पुनः नमस्कार साथियों। पुनः इसलिए क्योंकि अभी हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे 60 क्वेश्चन का मतलब 60 होता है, लेकिन बीच में एरर आ गया था, इसलिए हमने उसे बीच में कट किया। कहने के लिए ये पार्ट 3 है, लेकिन एक्चुअल में पार्ट 2 ही है, क्योंकि हम लोग 60 क्वेश्चन का मतलब 60 होता है। कुछ भी एरर आए, कुछ भी त्रुटि आए, हम लोग बिना देर के हुए जो आपका इससे पहले का सीरीज था जिसमें हम लोग 61 से 61 से लेकर के 90 तक सॉल्व किए थे, और अब हम अगले सीरीज में 91 से आगे की बात करेंगे। बिना देर के हुए आप देखिए, क्वेश्चन आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल। बहुत सही। हम लोग लाइमन सीरीज की बात करें, बामर सीरीज की बात करें, सब में हम देखते चले हैं कि जैसे जैसे हम अगले सीरीज की ओर चलते हैं एनर्जी घटती जाती है। यानी फर्स्ट एनर्जी गैप थोड़ा सा, फिर उसके बाद एनर्जी गैप, फिर उसके बाद एनर्जी गैप घटती जाती है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप समझते हैं कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये गैप कम होता जाएगा, एनर्जी गैप कम होता जाएगा। आप देख लीजिए, बहुत सारे फार्मूले हैं, आपने देखा था एनर्जी के मामले में, आपको मालूम है जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। यहां से आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, यहाँ आ जाइए। वन इलेक्ट्रॉन चार्ज ये है, इस तरह से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ये है, न्यूक्लियर चार्ज ये है। आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। मेरे दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है, कैसे है? इनमें एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या है रिलेशनशिप? पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है माइनस जेड स्क्वायर अपान आर। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है जेड स्क्वायर अपान 2r। तो अब हम आपसे पूछ सकते हैं टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ से हम आपको बता ही दिए हैं, तो आपको ये वैल्यू पता चल गई। आगे क्योंकि एक रिलेशनशिप मिलता है, अभी हम देखेंगे तो वहां पर आपको बताना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटॉन बोथ वेव मोशन एंड पार्टिकल नेचर। कौन सा इक्वेशन आपको मालूम है मेरे दोस्त, जो आपका डी ब्रॉय का जो एक कॉन्सेप्ट है, तो ये डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है या डी ब्रॉय जो कुछ भी कहें, यहाँ से हमने लेमडा इक्वल टू एच अपान पी, ये जो वैल्यू आपने निकाली थी, इसका जो डेरिवेशन का बेसिस था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इक्वल टू एच न्यू, इन्हीं दोनों को बेस लेकर के इसे सॉल्व किया गया था। इससे तो पार्टिकल नेचर क्लियर होता है, इससे वेव नेचर क्लियर होता है, और ये जो आपका है इन दोनों को कंबाइन करते हुए हमने ये फार्मूला निकाला था। इसके लिए करेक्ट आंसर ये दोनों हो तो ज्यादा अच्छा है। इसमें हमको एक ऑप्शन और भी दे देना चाहिए कि 1 and 4 बाथ। समझ गए? और समय ध्यान नहीं दिया। अगला आपका है, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बताइए। मेरे दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है माइनस जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। यार समझ गए नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट है उसका। अब देख लो, निगेटिव साइन के साथ अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू वैसे न्यूमेरिकली घट रही है बट ओवरऑल बढ़ जाती है। नेगेटिव वैल्यू के साथ पहले वाले के लिए 13.6, सेकंड के लिए माइनस आपका आ जाएगा 3.4। तो वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से ये वैल्यू ओवरऑल बढ़ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ क्या मिलेगा? 13.6, यानी यहाँ पॉजिटिव में मिलेगा, यहाँ पर आपको पॉजिटिव में मिलेगा। तो पॉजिटिव में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हो तो घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी घट रही है। ये इसका करेक्ट इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे क्वेश्चन, वहां से आप देख लीजिए
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है न्यूमेरिकली, इसका हाफ होता है, न्यूमेरिकली इसका हाफ होता है, बट साइन का इशू है, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बोर मॉडल एक्सप्लेन। बोर मॉडल क्या बताता है? बोर मॉडल बस इतनी बात बता रहा है, बहुत सारी बातों में एक बात याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्टेन एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही रह सकता है, और सर्टेन एनर्जी वाले ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट था, इसी से इन्होंने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। तो स्पेक्ट्रम की जो एनालिसिस है, उस स्पेक्ट्रम की एनालिसिस बोर के एटॉमिक मॉडल से होता है। और यहाँ जब हम देखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, इसको एक्सप्लेन करता है। केवल हाइड्रोजन की बात करें नहीं, केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें नहीं, सोलर स्पेक्ट्रम की बात करें नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसा एटम, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसा कोई केमिकल स्पीशीज यानी कोई आयन। हाँ, बहुत अच्छे से सीखा है। अगला क्वेश्चन है आपका रेशियो ऑफ रेडियाई फर्स्ट 3। तो देखिए भैया, रेडियस का जो रिलेशन है एन स्क्वायर, अब आप देखिए 1 2 3 से कंपैरिजन करना है, 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 1 4 9। आप देख लीजिए भैया, 1 2 3 के बीच में जो आपको रेशियो मिलेगा दैट इज 1। अगला, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी? भैया लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा हो। और आपको बहुत बार बोले हैं कि जो यहाँ गैप ज्यादा है, फिर यहाँ की बात करो, फिर यहाँ की बात करो, तो आप देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी गैप फर्स्ट और सेकंड के बीच होती है, और फर्स्ट और सेकंड का मतलब दिस वन इज ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से आपको देखना है। 98 चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। गुड, अभी हम आपको बताए थे सारा इशू काइनेटिक एनर्जी का है, सारा इशू काइनेटिक एनर्जी का है, सारा इशू अट्रैक्शन का है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वेलोसिटी, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो भैया घट रहा है। कैसे? हम आपको बहुत अच्छे से बताए। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट मैक्सिमम एनर्जी। और यहाँ पर बोर के कॉन्सेप्ट में जो मैक्सिमम एनर्जी है दैट इज 0, मिनिमम एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि जब हम मैक्सिमम एनर्जी की बात करते हैं तो इस -13.6 को मुझे इन्फिनिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 0। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बोर का एटॉमिक मॉडल है ये। इन्होंने कहा है भैया, बोर का एटॉमिक थ्योरी है, वन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा वो हायर टू लोअर एनर्जी लेवल का जो गैप है उसके इक्वल होता है, और ये जो वैल्यू होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है। यानी मुझे जो इक्वेशन मिला है वो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। तो यहां से अगर आप देखिए तो न्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा ई अपान एच, प्लैंक कांस्टेंट। देखिए भैया ये ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोर थ्योरी नॉट अप्लीकेबल, भैया बोर थ्योरी अप्लीकेबल कहाँ है? बोर थ्योरी अप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब कोई भी आयन हो, कोई भी एटम हो, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो फॉलो करेगा। भाई हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम पर एक पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2 प्लस यानी एच का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन एच प्लस की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब हम एच प्लस लगा दिए तो वो भी निकल गया, यानी 0 इलेक्ट्रॉन।
NH+ में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो भैया सिंगल इलेक्ट्रॉन तो चाहिए कम से कम। इट मीन्स दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, जो एनर्जी का क्राइटेरिया है उसको हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, एक वैल्यू आप जानिए, बाकी उसको आप इंटर कन्वर्जन करते रहें उसका। फर्स्ट की जो एनर्जी लेवल है पोटेंशियल एनर्जी है, या जब भी आप इसे देखें ध्यान से तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिलेशनशिप आपको मालूम है क्या? Z² यानी स्क्वायर। यहाँ से आप इसको कोरिलेट करिए, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ, 2-3 बातों का याद रखिए कि जो जूल की बात है तो 1 जूल का मतलब है 10⁻7 अर्ग, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करिए और जूल को आप किस में कन्वर्ट करें? अर्ग में, और उस तरह से आप इसे यहाँ ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी बता दें, 2.18 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ से भी आपका ये फार्मूला चलता है। जो आपका ये वैल्यू है ना, इसको इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसको देखिए और सॉल्व कर चुके हो। ध्यान देना, एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, अभी आपको बताए थे, ये जो फिक्स अमाउंट में एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, फिक्स अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे, इसका मतलब ही है कि ये इनकी जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट है। इसका मतलब जो डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रम लाइंस आप देखते हैं, इसी से प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है? भैया इनका जो मेन डिमेरिट था, इनकी जो लिमिटेशन यही थी कि इन्होंने मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और यही इनका एक अपना कॉन्ट्राडिक्शन था। गुड, ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ से आपको कोई रिलेशन मिलेगा। आपको मालूम है एनर्जी के मामले में आपने देखा कि 13.6 इंटू n², क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। n², यानी एनर्जी का संबंध यहाँ जो है ये आपका n है, n²। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है किलो कैलोरी में, तो आपको परेशान नहीं होना है। -313.6 अपॉन समथिंग इक्वल टू -34.84। आप इसको इधर उधर से सब्स्टिट्यूट करिए, रीअरेंज करिए, आपको x² की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रखें? एक बार 4, 3, 2, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी 9, और 9 का मतलब होता है 3²। तो 3² यानी x की वैल्यू क्या है? 3। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको कोरिलेट करना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं भैया, आपको फिर बहुत बार बोले हैं, एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो आपका E1 के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z² अपॉन n²। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्जन इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग इसे करके प्रैक्टिस में लाइए। आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और जूल है तो किलो जूल का मतलब फिर आपको 1000 से अपने हिसाब से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका वैल्यू निकल आएगा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अगला, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम पूछा जा रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे कितनी एनर्जी चाहिए। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए -13.6, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है? फर्स्ट सेल में है। यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका जो रिलेशन है एटॉमिक नंबर और इससे है, तो आपको मालूम है -13.6
इंटू जेड स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर है तो एन की वैल्यू 1 है, हीलियम के केस में भी और हाइड्रोजन के केस में भी। तो यहाँ तो इससे कोई मतलब रहा नहीं। आप हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, और 2 का स्क्वायर आप लेंगे तो 4। इसका मतलब आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के, जो तुम्हें एनर्जी चाहिए, वो आपको मिलेगा क्या, 13.6 इंटू 4। आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपकी वैल्यू लगभग ये मिल जाएगी, क्योंकि इतनी एनर्जी इसके पास है। आप इतनी एनर्जी आप इसे दीजिए, देने का मतलब प्लस में, तो 13.6 अगर आप देंगे, इसका मतलब ये एनर्जी पा करके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट हीलियम से निकालना है तो जेड स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज दिस, और इसका कैलकुलेशन आपको मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड के ऑर्बिट में जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड और थर्ड में रेडियस का जो रिलेशन है 0.0529 एन स्क्वायर, इतना कॉन्सेप्ट है। मुझे कंपैरिजन किसके किसके बीच करना है, इनके बीच करना है, तो 0.529 इंटू 2 का मतलब 4 स्क्वायर, यहाँ पर 0.529 इंटू 3 स्क्वायर, यानी इसका मतलब 9। ये रिलेशन आपको मिल रहा है। ये रिलेशन मिलने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आपका 16, हाँ ये तो 2 है, 2 का मतलब 2 स्क्वायर, यानी यहाँ का मतलब 4, और यहाँ पर आपको मिलेगा 9। डिफरेंस कितने का, 5 का। तो 0.529 इंटू 5, आप इसे सॉल्व कीजिए, वैल्यू आपकी लगभग ये मिल जाएगी। ये समझ पाए हम क्या बोले हैं। इस एन स्क्वायर से आप उसे कोरिलेट करिए, इस एन स्क्वायर से आप उसे कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करने के बाद में आप उसे सॉल्व कर लीजिए। सेकंड के लिए 4 टाइम, थर्ड के लिए 9 टाइम, यानी डिफरेंस आपको मिलेगा 5 का, और जो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की बात करें इतना है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अभी आपको पीछे बहुत अच्छे से समझाए थे। जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसमें रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यह कुछ बताने की जरूरत है, -2 इंटू 3.4, दैट इज योर 6.8। दिस वन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 111, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x एंड 6 ऑर्बिट। देखिए भैया, रेडियस का जो रिलेशन है वो एन स्क्वायर से है। कंपैरिजन मुझको कहाँ से करना है, सेकंड से करना है और 6 से करना है। तो सेकंड का स्क्वायर प्लस यहाँ आपको क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा भैया मुझे 36, यानी 4 इंटू 36, यानी 1h2 9। समझ गए होंगे। 6 की जो ऑर्बिट है वो 9 टाइम ज्यादा होगी, तो रेडियस ऑफ 6 इज 9 टाइम ऑफ सेकेंड, दिस वन इज करेंट 9 टाइम। यहाँ देख लीजिए, वहां से भी आपका हो जाएगा। अगला है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग, वेव नेचर कॉन्सेप्ट डी ब्रॉय। भैया कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, डी ब्रॉगली का मैटर वेव इक्वेशन, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिफ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज द एविडेंस। भैया डिफ्रैक्शन ये वेव का करेक्टर है। इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन किसने कराया, डेविसन और जर्मर ने। क्या प्रूफ किया कि भैया इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है, इट मींस मैटर भी वेव की तरह बिहेव करता है। देख लो भैया क्या किया, इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर, इसको प्रूफ किया, बहुत अच्छी बात है। रेशियो ऑफ वेवलेंथ,
किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, थर्ड और फोर्थ रेडियस के लिए। भैया परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपको मालूम है बोर का एटॉमिक मॉडल आपको पता है, MbR इक्वल टू NH अपान 2 पाई, और आप डी ब्रॉगली से भी आपने समझा है लैम्डा इक्वल टू H अपान P। क्या इससे आपका कोई रिलेशन मिलेगा? P का मतलब यहाँ पर क्या है? MV। इन दोनों से आप रिलेशन निकालिए, और जब ये रिलेशन निकालेंगे तो MvR इक्वल टू लेमडा n की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, n की वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ है, n की वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ है, ये MvR कांस्टेंट ही है। इसका मतलब n और लेमडा क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब n और लेमडा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब n1 अपान n2 इक्वल टू लेमडा 1 अपान लेमडा 2। आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है आप देख लीजिए भैया। थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, तो 3/4 के बीच रेशियो निकालना है, आपको मिलेगा 4/3। आप समझ जाइएगा, आपका आंसर वेवलेंथ के लिए आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करिए। 116 क्वेश्चन आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन किसमें भैया? हाइड्रोजन एटम है, मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो क्या होगा भैया मेरे? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, और काइनेटिक एनर्जी घटने का मतलब लेमडा की वैल्यू भी घटेगी। मेरे दोस्त आप यहां से देख लीजिए, कैसे आप आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पार्टिकल करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। फिजिक्स में आपने धूमधाम से पढ़ा है। डी ब्रॉगली क्या कह रहे हैं भैया? लेमडा इक्वल टू H अपान mv। इन दोनों इक्वेशन को आप आराम से देखिए, और इससे आप एक दूसरे से रिलेट करिए, और यहां से आप डिराइव करके इस इक्वेशन को आप बताइएगा लेमडा की वैल्यू क्या होती है। समझ पा रहे हैं? हम सब कुछ सॉल्व नहीं करा रहे हैं भाई, आप अपने हिसाब से तो कुछ सॉल्व करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सिखाएं, आप सीखें। समझ रहे ना? अगला क्वेश्चन आपका आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा इसे। 118 क्या करें भैया? एक मास बॉडी है, किस स्पीड से घूम रही है? इस स्पीड से घूम रही है। उसका वेवलेंथ कितना है? इतना है। पूछा क्या जा रहा है? मास ही पूछा जा रहा, मास ऑफ द बॉडी। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? सॉल्व करिए, आपके पास इक्वेशन है लेमडा इक्वल टू एच अपान वी। इसका मतलब एच अपान एम वी, वेलोसिटी दे दी गई है, लेमडा दे दिया गया है, एच एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए, और आप मुझे आंसर बताइएगा किसका करेक्ट आंसर कौन सा है। मेरे दोस्त आप समझ चुके होंगे, यहां पर आ जाइए। यहां पर मुझसे बताया जा रहा है अनसर्टेनिटी पोजीशन, मोमेंटम आर इक्वल। पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है और जो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है ये इक्वल है। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी पूछ रहे भैया। आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताती है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल आर ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई। कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन सवाल में बोला गया है डेल्टा एक्स
और डेल्टा पी इक्वल है। इसका मतलब डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना, बोला गया है, इक्वल टू, इसको हम इक्वल टू ही समान करके चलेंगे, ये चपान 4 पाई। यहाँ से आप इसे सॉल्व करिए भैया। डेल्टा पी का मतलब होता है एम डेल्टा वी, तो एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं ये चपान 4 पाई। आप इसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए भैया। वी स्क्वायर बराबर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी डेल्टा वी स्क्वायर आपको मिल जाएगा भैया एच अपान 4 पाई एम स्क्वायर। यहाँ से भी देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं अंडर रूट में, तो अंडर रूट लगा दो भैया। डेल्टा वी अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, 1/2 m अंडर रूट, ये चपान पाई हमें लग रहा है यही वाला है, दिस वन इज करेक्ट। सॉल्व कर लीजिएगा भैया। 120 simultaneous determination of exact position and energy of an electron। क्या कहना चाहोगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सेंटेंस है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताती है या पोजीशन और एनर्जी, एनर्जी बोले तो मोमेंटम, मोमेंटम बोले तो वेलोसिटी, इसका हम साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट कैलकुलेशन इम्पॉसिबल। यहां से आपने अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट लिया। इस तरह से हम लोग अभी तक पहले और दूसरे, यानी हम कह सकते हैं तीसरे लेक्चर में हमने 120 क्वेश्चन लेवल 1 के सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हम लोग हाइजेनबर्ग तक की यात्रा भी कर चुके हैं, और भी आगे हम तमाम तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ इतनी देर तक पूरे धैर्य के साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मेरे दोस्तों, इसे आप ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें।